Our next guest for Unpolitics is the Chief Minister of Punjab, Bhagwant Singh Mann. Punjab is witnessing the worst floods, or one of the worst floods in its history, and we have the Chief Minister speaking with us. पंजाब इज गोइंग थ्रू वन ऑफ द वर्स्ट फ्लड. सबसे बुरा जो फ्लड्स हैं इसी बार पंजाब के ऊपर आए हैं. मान साहब, आप स्पोर्ट्स बहुत खेलते थे, वॉलीबॉल के चैंपियन रहे हैं. क्रिकेट मैच है अब, इंडिया पाकिस्तान एशिया कप देखेंगे? नहीं, मतलब मुझे दुख इस बात का है कि डबल स्टैंडर्ड अपनाया जा रहा है पाकिस्तान के सिलसिले में. अकालीज कहते हैं जो आपने ड्रग्स के खिलाफ मुहिम चलाई है, अपना खुद का फेलियर जो करप्शन है उसको मास्क करने के लिए चला दी है. तो ड्रग किसने चलाई थी? जब टीके लगा रहे थे हमारे लाखों बच्चे, तब उनको मानवीय अधिकार नहीं याद आए. मान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमसे जुड़े. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन इंडिया टुडे ऑन आज तक. आपका बहुत स्वागत है ऑन अन पॉलिटिक्स एंड ऑन आवर नेटवर्क. मान साहब, हमारा ना एक फॉर्मेट है मान साहब के जो हमारे गेस्ट होते हैं वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे दर्शकों से. तो भगवंत मान जी जो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आप लोगों ने इतने बड़े मंच पे मुझे पंजाब का, पंजाबियों का पक्ष रखने के लिए, और जो संकट आज पंजाब के सर पे मंडरा रहा है उसके बारे में बात करने के लिए मुझे बुलाया गया. बहुत बहुत आपका धन्यवाद, शुक्रिया. भगवंत मान एक छोटे से गांव में पैदा हुआ, और मालवा के संगरूर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव में. बचपन मालवे के सभी बच्चों के जैसा रेत में, धूल में खेलता हुआ, भैंसें चराता हुआ, और भैंसों की पूंछ पूंछ पकड़कर तैराकी सीखता हुआ. और उसके बाद अचानक से कॉलेज में मौका मिला और कॉमेडी में स्टार बन गए. लोगों ने 17.5 साल की उम्र में भगवंत मान बना दिया. उससे बड़ा नहीं बन सकता मैं कभी, क्योंकि भगवंत मान पूरे पंजाबियों का, पूरी दुनिया में बसते पंजाबियों का चीफ मिनिस्टर की फिर भी रिस्ट्रिक्शन है स्टेट का. उसके बाद पॉलिटिक्स में आए, एमपी बन गए, तो मौका मिला सेवा करने का लोगों को. तो पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई, बहुत खूब उठाई आपने, लोगों ने बहुत कवर किया वहाँ पे. उसके बाद फिर लोगों ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी, 92 सीट देकर 2022 में. और ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी कि मैं, अगर पंजाबियों का कर्ज उतारना हो, उनके प्यार का कर्जा उतारना हो, 7 जन्म लेके भी अगर मैं हर सांस के बाद धन्यवाद करता रहूं, धन्यवाद कहता रहूं, तो ये कर्ज नहीं उतरेगा. तो उसके बाद वो है कि परमात्मा जब कोई जिम्मेदारी देता है तो उसको निभाने का बल भी देता है, समत बख्शता है. तो हर रोज यही अरदास करते हैं, परमात्मा जितनी इज्जत दे दी है इससे कम मत करना, भले ही बढ़ाना मत, मतलब इतनी रखना. तो बस लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, क्योंकि ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं, कम लोगों को मिलते हैं कि आपको ऐसी स्टेट जो दुनिया में एक अलग स्टेट है, एक अलग धरती है, एक अलग किस्म की कौम है हमारी, एक मतलब बरकत है इस धरती में, पीरों, गुरुओं, शहीदों, फकीरों की धरती है. आपको हर गांव में, हर चप्पे चप्पे पे आपको कोई ना कोई शहीद, कोई ना कोई पीर, फकीर, कोई ना कोई आपको योद्धा की स्टोरी मिल जाएगी. गांव में कारगिल के योद्धाओं की आपको बुत मिल जाएंगे हर गांव में, गदरी बाबों के गांव मिल जाएंगे आपको. तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी, और इस कौम, जो वो कौम जो दूसरों के लिए हमेशा नशावर अपने आप को करने के लिए तैयार रहती है, उनको मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई है कि मैं उनको, पंजाबी में बोलते हैं लानेदार, मतलब एक घर का जो लानेदार होता है वो घर चलाता है, परिवार चलाता है कि किसको कितने पैसे मिलेंगे, किस बहू को
कितना जो है काम मिलेगा, कौन सुबह की खाना बनाएगा, कौन शाम का खाना, और सारे इकट्ठे बैठ के खाएंगे। तो पंजाब को अगर मैं एक परिवार समझूं तो मुझे लानेदार चुन लिया उन्होंने, और मैं वो पंजाब के सीएम के तौर पे कह लो आप। जब पंजाब के वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री, मैं कहता हूँ मैं दुख्यमंत्री हूँ, कि पंजाब के जितने भी दुख हैं वो हमारे पास आते हैं, और हम उनको कोशिश करते हैं कि पंजाब में कोई भी चूल्हा जो है वो ऐसा ना हो जिसमें आग ना बले। हम तो दूसरों के पेट पालने वाले हैं, अब ये संकट तो हमारे अपनों पे आ गया, तो जितना हो सकेगा पंजाब के लिए जान हाजिर है, हर धड़कन में पंजाब बसता है। यही मेरी इंट्रोडक्शन है। मैं पंजाब में मुख्यमंत्री के तौर पे जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। सर, आपने इन 3 मिनट में पूरी जर्नी इनकैप्सुलेट कर दी। एक भगवंत जो एक बच्चा था, जुगनू जो एक कॉमेडियन था, और मान साहब जो अब सीएम बन गए। पर मान साहब, जो आपदा की आपने बात की, मैं उसकी बात करूंगी, पर पहले आप ये बताइए आपकी तबीयत कैसी है? क्योंकि बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तबीयत भी, मेरी तबीयत, मेरे दुख जो हैं वो पंजाबियों के दुखों के सामने बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं। जब खबर आई आपको अस्पताल ले गए, फिर आपकी तबीयत काफी खराब थी, डिहाइड्रेशन बहुत था, अमोनिया बहुत। मैं वहां गया जब डेरा बाबा नानक, गुरदासपुर, इधर अपना अमृतसर में जी, तो देख के लोगों के हाल, मेरा तो मतलब हिल गया मैं अंदर से। तो उसके बाद फिर थोड़ा मेरे भी मतलब भूख नहीं लगी, और उसके बाद डॉक्टर्स ने चेक किया तो कहा कि आप वहाँ आ जाओ, हम ठीक करते हैं। तो लेकिन वहाँ भी रह के हॉस्पिटल में मैं मतलब यही पूछता रहता था कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, तो इसको कम करने के लिए क्या कर सकते हैं। ऑफिसर्स को बुलाता था वहाँ पे, चीफ सेक्रेटरी को, डीजीपी को, मंत्री साहबान को, कि आप जाइए वहाँ पे जाइए, मेरी परवाह मत कीजिए, आप लोगों को अभी आप हमारे साथ की ज़रूरत है, आप वहाँ पे उनका साथ दीजिए। और लोग, पंजाब के लोग तो खुद ही चल पड़ते हैं, ट्रैक्टर लेके खुद चल पड़े लोग, राशन लेके चल पड़े लोग। तो अभी नहीं, बहुत बेहतर लग रहे हैं, बहुत अच्छे हाँ जी, लग रहे हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सारे बहुत अच्छे लग रहे हैं, सारे पैरामीटर ठीक हैं। तो दुआएं हैं लोगों की जो बचा लेती हैं। मान साहब, अब पंजाब एक ऐसे दौर से गुजर रहा है, अब दुआओं की बात कर रहे हैं कि पंजाब को भी अब दुआएं चाहिए और मदद चाहिए। आपने खुद बोला, और जो भी हालात हैं अभी, पंजाब इज गोइंग थ्रू वन ऑफ द वर्स्ट फ्लड। सबसे बुरा जो फ्लड्स हैं इसी बार पंजाब के ऊपर आए हैं। आपने इसका एस्टिमेट 13,800 करोड़ का दिया है। आपने जहां जहां दौरे किए, जहां जहां आपने देखा, कितनी बुरे हैं हालात अब? देखो, हिस्ट्री में इससे पहले इतना पानी कभी नहीं आया था। 1988 में 11 लाख क्यूसेक के आसपास पानी आया था। अभी हमारे पास 16 लाख के आसपास, 16 लाख क्यूसेक के आसपास पानी आ चुका है। और गनीमत यह है कि, संजोग कह लीजिए, अच्छी बात कह लीजिए कि इस बार घग्गर ने बिल्कुल नुकसान नहीं किया। अदरवाइज घग्गर, थोड़ी सी बारिश के बाद घग्गर टूट जाता था। घग्गर मालवा में से निकल रहा है सारा, यहाँ जीरकपुर से शुरू हो जाता है, वो मूनक तक, जाखल तक, फिर हरियाणा में चला जाता है, सूरतगढ़ तक जाता है घग्गर। तो घग्गर को तो संभाल लिया हमने, तो घग्गर में नुकसान नहीं किया। अब तो थोड़ा पानी कम होने लगा। सतलुज ने भी नुकसान नहीं किया, क्योंकि सतलुज भी मालवा में से जाता सारा, ज़्यादा सतलुज ने इतना नहीं किया, थोड़ा बहुत हुआ है। जहाँ से कोई दरिया है, दरिया का कोई किनारा नहीं होता, कहीं ना कहीं से निकल जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान जो है ब्यास और रावी का हुआ है, क्योंकि ऊपर से पानी बहुत ज़्यादा आ गया कि मतलब पहाड़ों के पहाड़ बाढ़ में बह के आ गए। अब हिमाचल वाले भी कैसे रोक सकते हैं, ग्रेविटी है, कुदरती बहाव है। तो उसके बाद फिर आता गया ऊपर से पानी, और कई बार बादल फटे। जो बादल फटने का सिलसिला शुरू हो गया, उसमें तो चेतावनी का टाइम भी नहीं मिलता, ना ही उनको, हिमाचल वालों को टाइम मिला कि बादल फट गया जी, आपके पास पानी आने वाला है। मतलब ना, बहुत कम टाइम मिलता है। हमको जितना भी टाइम मिला हमने इवैक्यूएशन की है, कम से कम जान की नुकसान, कम से कम जान का नुकसान जो हो, ताकि बचा लें लोगों को। बहुत 20 हेलीकॉप्टर हमें फौज से मिले। अपने वाला हेलीकॉप्टर भी मैंने दे दिया था कि चलो ऐसा है कि निकालते हैं लोगों को। पर क्या है ना जी, कि लोग इमोशनली बहुत अपने घरों से जुड़े हुए हैं।
मतलब बड़ी मुश्किल से, अगर हम 100 बंदे को कहते थे कि हेलीकॉप्टर आ रहा है, आप आ जाइए, रस्सी पकड़ लीजिए, आपको कहते नहीं, हमें दूध दे दीजिए, हमें कुछ खाने को दे दीजिए, हम घरों की छतों पर बैठे हैं, हम घर नहीं छोड़ेंगे। अब 100 को अगर आवाज़ लगाते थे, बड़ी मुश्किल से 15 से 20 आते थे। फिर किश्तियों के जरिए भी हम मनाने की कोशिश की उनको। वो कहते हमारे पशु डंगर यहाँ पे हैं, हम कितनी। और एक और बड़ी, मैं गया जब, तो मैंने कहा जी आते क्यों नहीं आप, आपके लिए हेलीकॉप्टर भी भेज रहे हैं, किश्तियाँ भी भेज रहे हैं, बोलिए क्या चाहिए, आप आ जाइए। आप अगर घर पे आना है तो हर रोज सुबह शाम घर देखने आ जाया करना, हम प्रबंध कर देंगे आपके लिए पक्का। वो कहते हैं जी, वो बॉर्डर का एरिया ना जी, वो कहते हैं जी कितनी बार घर छोड़ेंगे हम। पहले पाकिस्तान से उजड़ के आए 47 में, घर छोड़ आए वहां पे। फिर यहाँ जब भी कोई पाकिस्तान के साथ कोई तलखी होती है, चलो जी गांव खाली कर दो, पाकिस्तान के साथ लड़ाई चलेगी। फिर उजड़ जाते हैं हम। पानी आता है, चलो जी गांव खाली कर दो, पानी आ गया। तो जी कितनी देर अब उजड़ेंगे, कितनी कब बसेंगे, पक्का कब बसेंगे, अब इसका क्या जवाब दें। इमोशनली अटैच्ड हैं। तो इसीलिए मैं ये कह रहा था कि हालात बहुत ही मतलब बुरे हैं, जिसमें मेरे पास टिप्स पे पड़े, मेरे पास हर रोज डाटा आता है। मतलब ये नहीं है कि पहली बार बाढ़ आई है, मेरे अपना खेत जो है वो डूबता रहा है हर साल। मेरे गांव में वो थोड़ा निचले स्थान पर था, ढाब बोलते हैं, ढाब। ढाब का मतलब जहाँ पानी इकट्ठा हो, उस खेत का भी नाम होता है हर खेत का, वो ढाब वाला खेत है हमारा, उसको बोलते हैं। जिस दिन हमारे घर पे मतलब खाना नहीं बनता था, बारिश हो रही थी लेकिन खाना नहीं बनता था, तो हम बच्चे थे, हम समझ जाते थे कि ढाब वाले खेत में पानी आ गया होगा। तो चूल्हे जो है वो नहीं जलते जब फसलें डूब जाएं, आपके मवेशी मर जाएं। तो माँ को मैं मतलब चोरी चोरी रोते भी देखता था, क्योंकि हमारा भी धान की फसल ये मानसून में ज़्यादा होता था। तो 15 मतलब अब मैं अगर कहूँ को 2300 से ज़्यादा गांव डूब गए, 5 लाख एकड़ से ज़्यादा फसल बर्बाद हो गई, 7 लाख लोग बेघर हो गए, 20 लाख लोग प्रभावित हुए हैं, 3200 स्कूल और 19 कॉलेज बिल्कुल खंडर बन गए, मलबा बन गए, 8500 किलोमीटर सड़कें खत्म, 2500 पुल और पुलियां खत्म, और 56 कैजुअलिटीज जान की, जाने चलेगी 56। और अभी पशुओं का और बाकी नुकसान का अंदाजा, थोड़ा पानी नीचे जाएगा और थोड़ा गिरदावरियां आएंगी, असेसमेंट्स आएंगी, तब आइडिया पड़ेगा। तो 13,800 से बढ़ेगा जी। मान साहब, आपने एक स्पेशल सेशन बुलाया है असेंबली का, उसमें आप क्या अचीव करना चाहते हैं? कुछ हमने जो अमेंडमेंट्स किए हैं, जो मुआवजा के संबंध में भी, और कुछ डीसिल्टिंग की भी की है, कैबिनेट ने पास की है। अभी माननीय हाई कोर्ट ने भी कल डीसिल्टिंग की इजाज़त दे दी है हमको। पहले ये माइनिंग में माना जाता था, तो नहीं करने देते थे, पाबंदी थी। तो माननीय हाई कोर्ट ने कह दिया कि आप डीसिल्टिंग कर सकते हो, ताकि क्योंकि किसी समय ये दरिया बहुत चौड़ाई में बगते थे, लोग आते गए तो ये इनकी चौड़ाई कम होती गई, पानी उतना ही आता गया, बल्कि ज्यादा आता गया, तो ओवरफ्लो होने लग गया। तो अब डीसिल्टिंग जहां पानी अमेंडमेंट लाने के लिए, हाँ जी, देखो जो खेतों में भी बहुत मिट्टी आ गई, ऊपर से दरियाओं में भी मिट्टी आ गई, तो अब अगली फसल बीजने से पहले कम से कम खेत तो क्लियर करने पड़ेंगे। हमने एक स्कीम दी है, जिसका खेत उसका रेत। आप ऐसा करो, आपके खेत में रेत आ गया, आप अपना ट्रैक्टर लो, आप जितना आपके खेत में रेत है वो आप उठा लो, बेच दो उसको, अगर बेच दो, अपने घर के इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल करें, घर में इस्तेमाल कर लो। वो 31 दिसंबर तक हमने उनको छूट दे दी है कि आप ले लो। अगर किसी के पास है नहीं, कोई साधन है नहीं, 2 एकड़ जमीन है, वो कहाँ से, ट्रैक्टर नहीं है, उनके लिए हमने जेसीबी का प्रबंध कर दिया है। हर गांव में हम जेसीबी दे रहे हैं, और उनके लिए हमने ट्रॉलों का भी प्रबंध कर दिया, ट्रॉलियों का भी प्रबंध कर दिया कि आपकी मिट्टी है, आपकी है, बताइए कहाँ रखनी है, हम कर देंगे।
एक तो उसको फिर हमने उसको विधानसभा से हमें एक मान्यता लेनी पड़ेगी कानूनी। तो ये सारी चीजों को हाँ, ये और मुआवजे में क्या कि जैसे एसडीआरएफ में 6800 रुपीज है, मतलब पर एकड़ मैक्सिमम नुकसान के। हमने 20,000 पर एकड़ दिया है, अनाउंस किया है, तो उसको बढ़ाना है। तो हमने तो उसको भी फिर हमें विधानसभा में लेके जाना पड़ेगा। 1 सितंबर प्रधानमंत्री जी से आपने बात की थी, जब वो चाइना से आए थे, तब आपदा बढ़ ही रही थी, क्या बात हुई थी, क्या बोला उन्होंने? प्रधानमंत्री साहब ने पूछा था कि कैसे हालात है पंजाब के। मैंने कहा जी हालात तो अभी बुरे हो रहे हैं, दिन ब दिन पानी बढ़ रहा है। अभी तो मैं कोई आपसे मुआवजा भी नहीं मांग सकता, क्योंकि अभी तो नुकसान का जायजा ही नहीं लिया गया। अभी पानी थोड़ा कम होगा, अंदर तक जाएंगे, फिर पता चलेगा कितने घर जो हैं वो बह गए, कितने पशु बह गए, कितनी फसल बह गई। तो मैंने पूरा डिटेल दे दी थी प्रधानमंत्री साहब को। तो कहते कोई बात नहीं, मैं बनाते हैं प्रोग्राम, मैं आऊँगा। मैंने कहा जी आप आइए, देखिए। और हर संकट के समय पंजाब जो है वो देश के साथ सीना तान के खड़ा रहता, आज़ादी से लेकर। चाहे वो भगत सिंह की कुर्बानियाँ हैं, चाहे वो लाला लाजपत राय जी की कुर्बानियाँ हैं, चाहे वो गदरी बाबों की कुर्बानियाँ हैं, तो 90% कुर्बानियाँ पंजाबियों की हैं। आप अंडमान निकोबार जाइए, जिसको काला पानी बोलते थे, नाम लिखे हुए हैं, 90% नाम पंजाबियों के हैं। फांसी में सबसे ज़्यादा फांसी पंजाबियों को हुई। फिर हरी क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन जिसको बोलते हैं, देश जो है वो गेहूं खा रहा था जो जिसको पशु भी नहीं खाते, इतना हम बाहर से गेहूं मंगवाते थे। तो फिर हरी क्रांति का जब आह्वान किया गया तो पंजाबियों ने मिट्टी में से सोना उगा दिया। हालांकि उसके चक्कर में हमारी धरती खराब हो गई, हमारा पानी नीचे चला गया, 600 फुट पे आज पानी चला गया, पेस्टिसाइड्स भी बहुत ज्यादा, सब कुछ आ गया ना उसके साथ। तो फिर लेकिन देश के अनाज के जो भंडार है वो भर दिए, देश को आत्मनिर्भर कर दिया। तो आज भी अगर आज़ादी की रक्षा करने की बात करनी हो तो कारगिल से लेके जैसलमेर तक हमारे लड़के पंजाब के सीना तान के खड़े हैं। पहली गोली दुश्मन की तरफ से आती है, सीना पंजाबियों का होता है सबसे पहले। चाहे वो दीनानगर का अटैक हो, पठानकोट का अटैक हो, आते तो वो दिल्ली पर अटैक करने के लिए, हम यहाँ रोकते हैं उनको। तो मान साहब, आप बेसिकली कह रहे हैं कि अब जब पंजाब को जरूरत है देश, तो देश को खड़े होना चाहिए पंजाब के साथ। प्रधानमंत्री जी ने 1 सितंबर को आपसे बात की, 9 सितंबर को तब आपकी तबीयत खराब थी, उन्होंने वो पंजाब आए और पंजाब को 1600 करोड़ देकर गए। पर उन्होंने ये बोला कि देखिए ये 1600 करोड़ है, पर 12,000 करोड़ पहले ही एसडीआरएफ फंड है जो पंजाब के पास है, उसको यूज करना चाहिए। थोड़ा मेरे ख्याल में ना प्रधानमंत्री साहब को यहाँ के लोकल जो बीजेपी के लोग हैं उन्होंने मिसगाइड किया। मैं इस पर राजनीति नहीं करना चाहता हूँ, अभी भी नहीं करना चाहता। एसडीआरएफ जो है ना वो सेंटर कंट्रोल्ड स्टेट का फंड है, कंट्रोल सेंटर करता है। 75% में सेंटर का हिस्सा है, 25 पंजाब डालता है। उसमें एक एक चीज का ना रेट लिस्ट बना हुआ है कि इससे ज्यादा नहीं दे सकते आप। जब अगर जान चलेगी तो 4 लाख से ज्यादा नहीं दे सकते आप उसमें से। भैंस का 1500 ऐसे लिखा हुआ है, मुर्गी का मतलब 100-150 रुपए ऐसे। एसडीआरएफ बना था 2010 में। मेरे पास ये सब सारी लिस्ट है एसडीआरएफ में जितना पैसा है, सेंटर से पैसा आता है, खर्चा भी उसका। 2010-11 में 84 करोड़ रुपीस आए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, और एक्सपेंडिचर है 184 का। 2011-12 में 171 करोड़ आए, 159 करोड़ खर्चा गया। 12-13 में 272 करोड़ आए, सिर्फ 10 करोड़ खर्चा गया। 13-14 में 194 करोड़ आए, 236 करोड़ खर्चा गया। 14-15 में 203 करोड़ आए, 15 करोड़ खर्चा गया। 2015-16 में 146 करोड़ आए, 712 करोड़ खर्चा गया। तो करते करते अगर आप 25-26 में आ जाएं, 241 करोड़ आए, 140 करोड़ खर्चा गया। अभी क्या है टोटल हमारे पास 5,012 करोड़ आए, 3820 करोड़ खर्चे गए। 1200 का फर्क है जी। बीजेपी वाले जीरो ज्यादा लगा रहे हैं, एक उससे 12,000 बन जाता है। पर मान साहब
सुनील जाखड़ जी, जो आप कह रहे हो, जो यहाँ के नेता हैं, उन्होंने सोशल मीडिया के तहत एक कैग रिपोर्ट कोट की है, जो आम आदमी पार्टी एक टाइम पे बहुत कोट करती थी, कैग रिपोर्ट। उस कैग रिपोर्ट के तहत वो कह रहे हैं कि 31 मार्च 2023 पंजाब सरकार के पास 9,041 करोड़ एसडीआरएफ फंड्स थे। फिर 24-25 के टर्म में उसमें 3,000 और ऐड हुए और अभी 12,000 करोड़ हैं। ये वो कह रहे हैं, ये कैग रिपोर्ट कह रही है। जो वो और एक चीज ऐड कर रहे हैं कि जो आपके चीफ सेक्रेटरी हैं, उन्होंने एडमिट भी किया है। नहीं, चीफ सेक्रेटरी साहब ने मीडिया के सामने मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को बुलाया, क्योंकि वो फाइनेंस में रहे हैं जी। वो ये ना एक टेक्निकल एंट्रीज होती हैं, ये हमारे पास कोई ऐसा नहीं है कि पैसे आ गए। ये हर स्टेट को देती है सेंटर, हर स्टेट को हर साल अपडेट करते हैं। लेकिन इसमें से खर्चा कितना गया, ये मैंने कोई अपने घर पे तो बनाया नहीं है। एसडीआरएफ, मैंने पहले भी कहा है, एसडीआरएफ जो है फुली कंट्रोल बाय सेंटर, एक स्टेट का फंड है। अगर वो कहें कि नहीं देना, नहीं देंगे। अभी हमारा जो आरडीएफ है, आरडीएफ भी तो हमारे पंजाब का फंड है, रूरल डेवलपमेंट फंड, जो मंडियों को जो सड़कें आती हैं उनको बनाने के लिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह जब सीएम थे 17 से 22 की टेन्योर में, तो उन्होंने इसको मिसयूज कर लिया, कहीं और इस्तेमाल कर लिया, उन्होंने पैसा रोक लिया। जब हमने गवर्नमेंट टेक ओवर की तो हम पीयूष गोयल जी के पास गए, उन्होंने कहा जी आपने मिसयूज किया था, ये रोक लिया, इसलिए पहले आप कानून बनाओ विधानसभा में कि ये पैसा सिर्फ मंडियों और मंडियों की सड़कों की रिपेयर के लिए इस्तेमाल होगा। हमने विधानसभा में कानून बना दिया, विधानसभा में, क्योंकि हमारी तो हर 4 किलोमीटर के बाद रेडियस में तो मंडी है। 67,000 किलोमीटर सड़कें हमारी मंडियों को टच करती हैं। तो हमने कहा जी हम तो, हमारी तो सड़कें ही वही हैं, और कौन सी सड़कें हैं हमारे पास। तो हमने क्या किया, कानून बना के उनके पास चले गए, धन्यवाद का लेटर भी दे दिया हमने उनको। फिर वो कहने लगे 6% आता है मंडी को, हमें 2% जो है वो आड़ती का है, 3% 2% एफसीआई देती है, 2% मंडी का चार्ज है। कहते जी इसको 3% पे लेके आओ। हमने कहा जी हमारा मंडी का बोर्ड बहुत अच्छा चल रहा है, हमारा मंडी सिस्टम पंजाब और हरियाणा का बहुत अच्छा है, आप हमको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो ऐसे। हमारा तो ये हर फसल का एक दाना मंडी में आता है। नहीं, कहते यूपी और बिहार ने हम एक्सेप्ट कर लिया है, यूपी और बिहार की तर्ज पे आओ। यूपी और बिहार से आप क्यों कंपेयर कर रहे हो हमको। यूपी में या बिहार में 300 किलोमीटर के रेडियस में मंडी है, हमारे 4 किलोमीटर के रेडियस में मंडी है। तो इसीलिए वो किसान आंदोलन में भी जो वो कह रहे थे कि मंडी, खेत को भी मंडी डिक्लेयर कर देंगे, इसका मतलब मंडी में आएगा ही नहीं, खेत से उठा के ले जाएंगे बड़े जो उद्योगपति हैं। ये वही लड़ाई थी कि हमें आप एग्जम्प्ट कर दो पंजाब और हरियाणा को, बाकी देश में आप ये कानून लागू करके देख लो, अगर कामयाब हुआ देख लेंगे फिर। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो पंजाब में लागू नहीं होती, जैसे पर मानसा भी तो कैग रिपोर्ट है। लेकिन कैग में आप इसी ऐसा करते हैं, फाइनेंस के जो स्पेशलिस्ट हैं फाइनेंस के, चाहे वो फाइनेंस कमीशन के मेंबर हो जाएं या नीति आयोग के मेंबर हो जाएं, बैठ के हम इस पे एक अलग से डिबेट कर सकते हैं, उसको मीडिया में बता सकते हैं, ताकि किसी भी प्रदेश को, किसी भी प्रदेश के लोगों को ये भ्रम, तो ये जो नंबर दिया है, ये आप कह रहे हैं ये एक भ्रम है, ये एक नोशनल फिगर है। ये एक फिगर होती है कि जैसे बैंक में आपने जमा करवा दिया, कापी में इतना है, लेकिन बैंक में एक्चुअली है नहीं, तो नोशनल फिगर है, ये फिगर है नहीं आप। हाँ नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं फिगर वो है, आप ये कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। तो हम देखो, अगर ये हम मतलब हम एंटी करप्शन मूवमेंट से तो पार्टी निकली है, रामलीला ग्राउंड से, और हम लोग कोई सीजनल पॉलिटिशियन नहीं है, हम लोग तो अपना अब तो बन गए, अब तो मंझे हुए पॉलिटिशियन। नहीं, पॉलिटिशियन होना कोई इतने चुनाव लड़ लिए, पॉलिटिशियन होना गलत बात नहीं है, लेकिन हम वो वाले नहीं है कि हम इसको धंधा बना लें। हम तो अपना धंधा छोड़ के आए हैं, पैसे कमाने वाला। हमको आपके तो चैनल पे मैं मान शो भी करता रहा हूँ, बाद में जब नकवी साहब थे वहां पे, है ना। तो मतलब हम कोई पत्थर दिल या कोई ऐसा खून होगा जो पंजाब को प्यार नहीं करता होगा, जो इसमें से कोई पैसे का हेर फेर करेगा, अफसर हो चाहे कोई पॉलिटिशियन हो। तो ये सारा नोशनल फिगर है, आप कह रहे हैं जो आपके कॉफर्स में है वो उतना ही है जो आप बोल रहे हैं जी। और ये पैसे का हिसाब है, ये आप ओपनली कह रहे हैं, कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, जो सुनील जाखड़ जी ने क्या वो सही नहीं है। तो फिर जो 1600 करोड़ है वो आप कह रहे हैं बहुत कम राशि है।
देखो मैंने के लिए? आपको बता दिया है कि जी। जो नुकसान हुआ है 1600 करोड़ तो एक समझ लो एक ऊंट के मुंह में जीरा जा जी कह लो कि टोकन मनी हो सकता है। अभी मैं धन्यवाद भी करता हूं केंद्र सरकार का कि उन्होंने अभी इसको अति गंभीर आपदा डिक्लेयर कर दिया है। इसमें अभी हमें और कल ही किया है तो और ज्यादा पैकेज मिलने की उम्मीद है, क्योंकि अगर 1600 करोड़ को हम 2300 गांव में बांटेंगे, 80 लाख भी नहीं आया, 1 करोड़ भी नहीं है गांव को होता, तो अभी फसलें, पशु, पुल, सड़कें और अपना सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली बोर्ड, तारें, ग्रिड, खंबे पूरा तहस नहस हो गया। उसको जिंदगी को पटरी पे लाने के लिए हाँ पंजाबी हैं वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के संकट को बहुत छोटा बना देते हैं। हम तो तुर्की में भूकंप आ जाए, नेपाल भूकंप आ जाए, कहीं दुनिया में कहीं भी देश में कोई आपदा आ जाए, हमारा रेड क्रॉस जो है वो शायद बाद में पहुंचता है, पहले लंगर हमारा पंजाबियों का शुरू हो जाता है। तो हम तो दूसरों को भूखा नहीं रहने देते, हम ये आपदा तो हमारे सर पे है। पर ऐसा इतना ट्रस्ट डेफिसिट सरकार से क्यों है मान साहब कि आपको एक अपना मतलब क्यों ट्रस्ट नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट पे कि आपको अपना अभियान चलाना पड़ा चढ़ती कला, जिसपे आप लोगों से पैसा मांग रहे हो कि वो आपको पैसे दें? क्या भरोसा नहीं है सरकार पे कि वो आपको की मदद करेगी? देखिए पंजाबी में कहावत है, हिंदी में भी यही है कि दूध का जला छाछ को भी फूंक मार के पीता है। पंजाबी च कहते हैं दुध दा जले सड़िया लस्सी नु भी फूका मार के पींदा है। हमारा 50,000 करोड़ जीएसटी का खड़ा है उनके पास, 8,000 करोड़ हमारा आरडीएफ का खड़ा है उनके पास। चिट्ठियां लिख लिख के थक गए, मीटिंग कर करके थक गए, वही दे दें, हम कोई पैकेज ही नहीं मांगते, चलो वही दे दें। हम पंजाबी हैं, हम अपना उसी में से पंजाब को दोबारा खड़ा कर लेंगे। हम पंजाब बहुत बार गिरा है पर पंजाब बहुत बार उठा भी तो है, लेकिन पता नहीं क्यों किस बात का बदला ले रहे हैं हमसे। मतलब हमारे जब हमारी बारी आती है तो कहते नहीं ये तो आप हो नहीं सकेगा, इतने में ही आपको चलाना पड़ेगा काम। 185 लाख मीट्रिक टन चावल देते हैं हम, 185 लाख मीट्रिक टन। हालांकि चावल हमारी खुराक नहीं है कि हम उगाते हैं उसको अपने खाने के लिए, 99.9% हम देश को देते हैं। और उस चक्कर में हमने अपनी धरती जो है वो तहस नहस कर ली, नीचे का पानी। 125 लाख मीट्रिक टन गेहूं देंगे हम, सरसों, बाजरा, उड़द, मसूर, दालें सब जो है वो। तो सरकार पे विश्वास नहीं है कि वो पैसा देगी, तो इसीलिए 40% से ज्यादा हमारा फुटबॉल में हिस्सा है, लेकिन हमारे आरडीएफ का पैसा नहीं जी, ये नहीं सर, ये दे दो इस पे जीएसटी वाला। अब हम गमले में क्या गेहूं उगाएंगे अगर हमें वो पैसे ही नहीं देंगे? गेहूं कहाँ उगाएं, कैसे उगाएंगे? अभी पराली का इशू आएगा, हमने कहा जी इसका कोई पक्का हल निकाल दो, हमको पर एकड़ कोई मुआवजा दे दो, वो कुएं में फेंकें, उसको धरती में दबाएं, कहीं भी दबाएं, हमें पर एकड़ एक रिस्पेक्टेबल अमाउंट जो है वो दे दो, हम पराली जलने नहीं देंगे। नहीं जी, ये तो पर्चे करो इन पर, तो इनको अंदर कर दो। इसीलिए चढ़ती कला है जी, इसीलिए चढ़ती कला। इससे हमने फिर अपना ही मतलब कहा कि देखो जो चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड है उसमें सीएसआर का पैसा नहीं आ सकता जी, उसमें बाहर से कोई पैसा नहीं आ सकता। पंजाबी पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, वेल ऑफ हैं, बड़े बड़े बिजनेस चल रहे हैं। ये भी गवर्नमेंट का ही है, rangla.punjab.gov.in, ये गवर्नमेंट की एक सोसाइटी है। वेबसाइट पे जाइए और अब जितना डोनेशन देना है हाँ, RANGLA.PUNJAB punjab.gov.in इस पे जाइए, इस पे सबको डिटेल मिल जाएगी। और इसमें हमने इनकम टैक्स एग्जम्पशंस सब कुछ हमने ले लिया। अब तो एमपी जो है, जो अब ये अति गंभीर आपदा जो अनाउंस की है, इससे हर पंजाब का नहीं पूरे देश का कोई भी एमपी अपने एमपी लेट से 1 करोड़ रुपया दे सकता है, चाहे वो राज्यसभा का है चाहे वो लोकसभा का है। पहले वो 20 लाख था, क्योंकि ये संकट डिक्लेयर कर दिया तो हमें थोड़ा उम्मीद है कि इससे हमारे पास आएगा। और 1-1 रुपए का हम 1.25 रुपया बना के आगे भेजेंगे हम। मतलब मैं पहले भी कह चुका हूं कि इस पैसे में से कोई ऐसा ही मतलब खून होगा जो पंजाब को प्यार ही नहीं करता होगा, या फिर
भगवान ने कोई उसकी माती मार दी होगी जो इस पैसे में से कोई अगर हेर फेर करेगा। तो ये तो पुण्य का पैसा है, यज्ञ का पैसा है। तो लोगों के पास हम जितना भी आएगा पारदर्शी तरीके से कि आज इतना खर्च हुआ है जी, इतना आया था, इतना रह गया, इतना बैलेंस है, तो लोगों को भी पता चलेगा। मेरा चाहे $1 दिया किसी ने, चाहे ₹1 भी दिया, कि मेरे पैसे लग रहे हैं, बिल्कुल सही जगह पे लग रहे हैं। बताएंगे और दिखाएंगे ये करके कि संकट तो चलो आ गया, अब हमें राहत कार्यों से आगे बढ़ने की जरूरत है। किसानों ने खेती फिर करनी है जी, बच्चों ने स्कूल फिर जाना है, नौजवानों ने कॉलेज जाके डिग्रियां फिर लेनी है। उजड़े हुए घर, बहे हुए घर, टूटे हुए घर फिर बनने हैं, चूल्हों में फिर आग बलेगी, फिर दोबारा बसना है, भंगड़े गिद्दे और हंसना है। पंजाब ज्यादा देर उदास नहीं रह सकता। पंजाब जो है वो संकट को छोटा कर देता है। और मुझे बताते हुए ये मैं खुशी नहीं कहूंगा, मुझे मान महसूस हो रहा है कि हमारे लड़कों ने, लाखों लड़कों ने अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की जान बचाई है। पानी में वो इतने पानी में वो मतलब घूम रहे थे। मैं हॉस्पिटल से सब कुछ मॉनिटर कर रहा था, तो कैबिनेट मैंने हॉस्पिटल से ली। तो कोई भी ऐसा, मैंने कहा कोई एक दिन भी हमारा लेट नहीं होना चाहिए। अभी पंजाब को पुनर्वास के लिए हम चाहते हैं दिवाली से पहले हम दिया जलाने का कोई ना कोई तो मकसद दें लोगों को ना। पर मान साहब आप कह रहे हो लेट नहीं होना चाहिए, ऑपोजिशन जो कांग्रेस है वो साफ कह रही है कि आपने पहली फ्लड प्रिपेयर्डनेस मीटिंग ली जून 5 को 5 जून को आपने पहली जो फ्लड रिलीफ के लिए या फ्लड प्रिपेरेशन के लिए जो मीटिंग ली 5 जून को ली, और उसके 12 दिन के बाद ही पहला जो बादल फटा और बारिश आई। और वो ये कहते हैं कि जब हम सरकार में थे, हम जनवरी फरवरी में ये मीटिंग लेते थे, तो जो बाढ़ आती नहीं थी सीएम ने, तो बाढ़ नहीं आती थी ना, तो तब जो सीएम ने अभी ली, तो इसीलिए इतना बुरा हाल हुआ है। हम तो उससे भी पहले मीटिंग लेते हैं। हमने अभी जो डीएपी की कमी आने वाली है देश में, देश डीएपी बाहर से मंगवाता है, तीन मीटिंगें कर चुके हैं हम। तो आप कह रहे हो जून के पहले आपने मीटिंग हमने तो जून में तो धान शुरू होता है मैडम, जून में तो हमने 15 दिन कम किए हैं कि 1 जून से धान शुरू कर दो। पहले 15-16 था, 15 दिन कम किए ताकि पहले आ जाए। मॉइस्चर कम होता है ताकि पराली का जो है वो भी दिक्कत ना हो, मॉइस्चर की दिक्कत ना हो। अब क्या पता था कि मान साहब कांग्रेस ये भी कह रही है कि जो 117 करोड़ जो रिपेयर जो दूसरी बंद के लिए के वो पैसा जून में अलॉट हुआ है। 15 दिन बहुत कम टाइम होता है जो बंद को कांग्रेसी जो है ना, कांग्रेसी जो है वे कॉन्वेंटेरियन है मोस्टली। वैसे तो कांग्रेस है नहीं यहाँ, इनको नहीं पता। मैं खेतों में से आया हूँ, मुझे पता है कि कब रिपेयर का टाइम है। जब पिछली फसल आई अक्टूबर में आती थी, जो गेहूं अपना क्या नाम है, पैडी चावल, अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक, तो 20 अक्टूबर तक सीजन चलता था। नवंबर फर्स्ट वीक में गेहूं की बुआई होती है, 10-15 दिन मिलते थे। हम वो 10-15 दिन भी हम इस्तेमाल करते थे। अभी हमने 15 दिन और तो आपने डिले नहीं किया रिपेयर? बिल्कुल नहीं, हम तो पहले मीटिंग कर लेते हैं अगली फसल की। और ये जो दूसरी बंद के लिए आपने जो पैसा अलॉट किया उसमें हमने डीसिल्टिंग की है, लेकिन वो माइनिंग मानते हैं उसको। अभी हमने हाई कोर्ट ने हमें क्लियर करके दिया, हम आपको कुछ महीनों में ही हम आपको बता देंगे कि कैसे होता है काम। तो इन्होंने ये वो कह रहे हैं ये मान मेड बाढ़ है। क्या हिमाचल से पहाड़ मैं लेके आया हूं? ये तो कुदरत की मारा है। उनके समय में बाढ़ नहीं आई थी, ये तो कुदरत की मारा। लेकिन हाँ, ज्यादा से ज्यादा नुकसान जो है वो ना हो, कम से कम नुकसान हो, कम से कम जान माल की, यही कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। अभी असली काम तो अब शुरू होगा, लोगों को दोबारा बचाना। पर मान साहब जो आप कह रहे हैं, ये जो कांग्रेस कह रही है, आप ही ने खुद बोला मान मेड बाढ़ है ये, पर वो कह रहे हैं कि ये मान मेड बाढ़ इसलिए है क्योंकि सीएम ने 3 बार मंत्री बदले इरिगेशन के, जो पूरा आपका टर्म है, वो इतनी इंस्टेबिलिटी हुई कि मंत्री सेटल ही नहीं हो पाया। इन्होंने तो मुख्यमंत्री बदल दिया था बीच में से। कम से कम हमने ये तो नहीं किया ना, ठीक है ना। ये इनके मंत्रिमंडल कितनी बार बदला है। देखो, हमने इरिगेशन पे इनको ये बात तो नहीं कही होगी ना इन्होंने कि हमने कितने 100 किलोमीटर पाइपें डाल के पानी वहां तक पहुंचा दिया जहां 40-40 साल पहले पानी आया था। जो रजबाहों का, नदियां, कस्सियां, सूए, जो पानी खेतों तक, टेल बोलते हैं जिनको, टेलों तक पानी पहुंचा दिया जी। लोगों की वीडियो पड़ी, ये तो नहीं कहा होगा कांग्रेस ने। वैसे भाई साहब, कांग्रेस जो है उसमें कौन है
पंजाब में? जो हिसाब देने वाले थे वो तो सारे बीजेपी में चले गए। हिसाब किससे मांगे? कांग्रेस किसको कहते हैं पंजाब में? कांग्रेस का प्रेसिडेंट सुनील जाखड़ वो बीजेपी में चला गया। कांग्रेस का मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वो बीजेपी में चला गया। कांग्रेस के एमपी बिट्टू वो बीजेपी में चले गए। कांग्रेस के एमएलए फतेहजंग बाजवा वो बीजेपी में चले गए। कांग्रेस के फाइनेंस मिनिस्टर मनप्रीत बादल वो बीजेपी में चले गए। कांग्रेस कहाँ है? कौन है यहाँ पे? मान साहब, अगर चलिए कांग्रेस अगर कुछ नहीं है तो जब राहुल गांधी आए थे पंजाब सरकार को, उनसे क्यों इतना डर लगा कि उनको जहां जाना चाहते थे जाने नहीं दिया, बोल दिया कि आपसे? देखो डर नहीं लगा। देखो ये एनडीआरएफ भी वहां थी जी, भारतीय आर्मी भी वहां थी, पुलिस भी वहां थी। उनको जहां उन्होंने जाना चाहा हम लेके गए, प्रॉपर सिक्योरिटी कवर जो बनता है उनका वो दिया, मिल लिए। अब वो कहते हैं रावी के पार 5-7 गांव हैं वहां जाना है, और रावी इतना तेज बह रही है और बोट में जाना पड़ रहा है। तो उससे सिर्फ 800 मीटर पाकिस्तान का बॉर्डर है। अगर खुदा ना खास्ता कोई पानी थोड़ा सा भी बढ़ गया और किश्ती उधर को बह गई, उसको वापस ऐसे यू टर्न मारने में मतलब वो शायद उतने मीटर चले जाते हैं। हम इसका रिस्क नहीं ले सकते कि Z++ उनका कैटेगरी है। हमने उनको प्यार से समझाया कि वहां नहीं जा सकते। मैं भी नहीं जा सका वहां, मैं कौन सा जा सका हूं? तो मैं भगवंत मान चला गया। वो तो कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी जब आते हैं उनको जहां जाना है जाते नहीं, हैं, वो भी नहीं गए, वो भी नहीं गए, नहीं वो भी नहीं गए, पर हम नहीं जा सकते। नहीं वो भी नहीं गए, वो भी नहीं गए वहां पे। वहां हेलीकॉप्टर से हम भेज रहे हैं लोग, ठीक है, वहां पे कोई ऐसा नहीं है। लेकिन ये जिद करनी, एसपी के साथ झगड़ा करना या कांग्रेस का इस पे राजनीति करना, ये अच्छा नहीं है। ये राजनीति का समय नहीं, बाद में कर लेना, बहुत मौके मिलेंगे इनको राजनीति करने के। लेकिन ऐसी बात पे कि जी राहुल को जहां नहीं जाने दिया हमने, हमें क्या लेना था? हर रोज 3 मंत्री आते हैं केंद्र के, हमें क्या लेना? आते हैं भाई साहब, आओ, फोटो खिंचवा के चले जाते हैं बेचारे। वो कौन सा कुछ कहते हैं? ना ही उन्होंने कुछ देना है, ना ही उनके हाथ में कुछ। वो फोटो खिंचवा कहते हैं दिल्ली में रिपोर्ट दे देंगे। दे देना जी भाई साहब, थैंक यू वेरी मच। हमें पता है दिल्ली में कौन जानता उनको, कौन मानता उनकी। तो इसलिए हम अपने बलबूते पे ही खड़े होंगे। पंजाबी भीख नहीं मांगते। आपने पंजाबी को किसी को भीख मांगते देखा है? पंजाबी हक मांगते हैं। हक मांगने के लिए जान भी दे देंगे। हक देना दे दो, नहीं तो कोई बात नहीं। हम अपने हक को मांगना भी जानते हैं, लेना भी जानते हैं, छीनना भी जानते हैं। मान साहब, ये तो अग्री करेंगे क्योंकि राहुल गांधी ने खुद बोला है, जो मतलब कांग्रेस जो कह रही है कि 20,000 करोड़ का को देना चाहिए सेंटर ने पंजाब को, और जो 1600 करोड़ दिया है बहुत कम है। तो इसमें तो आप मानते हैं? हाँ, ये ठीक तो है। जो भी पंजाब के लिए इस संकट में मतलब इसको बोलते हैं कि हमदर्दी या दुख में हा का नारा बोलते हैं इसको। अगर हमदर्दी का नारा कोई पंजाब के पक्ष में करेगा, ऑलवेज पंजाबी खुले दिल से वेलकम करते हैं। मैं आपको बताता हूं, जब श्री गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहबजादे फतेह खड़ साहब में सूबा सरहंद जो था, वो दीवारों में उनकी चिनवाई कर रहा था, तो मतलब घुटनों तक जब आ गई दीवार तो घुटने थोड़ा बाहर निकले, तो उसने सूबा सरहंद इतनी जालमाना तरीके से वो जुल्म कर रहे थे, उसने कहा ईंट नहीं छीलनी, घुटने दोनों छील दो। दोनों घुटने छील के मतलब ईंट पूरी की पूरी लगी। तो वहां पे मलेरकोटला के नवाब खड़े थे, तो उन्होंने ये कह दिया कि सूबा सरहंद ये तू जुल्म कर रहा है, लड़ाई इनके बाप के साथ है, श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साथ, बच्चों से क्या कसूर हो गया, तू गलत कर रहा है। सिर्फ इतना बोला। हा का नारा बोलते हैं इसको कि कम से कम चलो बचा नहीं सका लेकिन पक्ष में तो बोला। इस एक बात की वजह से मलेरकोटला रियासत में 1947 में एक भी मुसलमान जो है उसको हाथ भी नहीं लगने दिया किसी ने। पूरा मुसलमान एरिया जो है, मलेरकोटला डिस्ट्रिक्ट बन गया अब तो। आपको गांव में और शहर में बड़े प्यार से लोग आपसी भाईचारे में रहते देखेंगे, सिर्फ एक हा का नारा की वजह से कि गुरु गोविंद सिंह के बच्चों के पक्ष में आवाज उठाई थी। हम तो वो लोग हैं जी, अगर कोई हमारे पक्ष में आवाज उठाता है हम वेलकम करेंगे कि पंजाब के पक्ष में आए। बॉलीवुड से बहुत सपोर्ट आ रही है। सलमान खान जी ने बोल दिया अपने शो में कि वो भी पंजाब जो हमें खाना खिलाता है संकट में, हमें खड़ा होना चाहिए साथ में। धन्यवाद जी उनका, कर दें जितना वो कर देना चाहते हैं कर दें। हमारे लिए कोई ऐसा नहीं है कि दसबंद बोलते हैं हमारे यहाँ
कि कमाई का 10वां हिस्सा, अगर 100 रुपए कमाते हो 10 रुपये दे दिए, उसको दसबंद बोलते हैं। दसबंद निकालेगा जो, उसको बरकत ही बरकत मिलेगी। ये तो गुरुओं की पीरों की धरती है, यहाँ आके कोई भूखा नहीं मरता। चाहे वो इंडस्ट्री लगा ले, चाहे वो कुछ भी यहाँ काम कर ले, वो भूखा नहीं मरेगा। इस आपदा के बीच भगवंत मान जो चीफ मिनिस्टर हैं चंडीगढ़ के, ऐसा क्या हो गया कि उनको बोलना पड़ा कि मैं ही चीफ मिनिस्टर रहूंगा? वो कुछ हमारे ना फेसबुक के विद्वान हैं यहाँ पे। क्या किया उन्होंने? वो उनका काम है, सुबह बैठ जाते हैं वो सीधा, बस भगवंत मान आज शायद आज आखिरी दिन होगा उसका है सीएम, आज उतार देंगे उसको, बदलने वाले हैं। हाँ, भगवंत मान को बदलेंगे। अभी झगड़ा हो गया बहुत जबरदस्त। अभी भगवंत मान के धड़े में 40 हैं, केजरीवाल के धड़े में मेरे ख्याल में 50 हैं। तो शायद इसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, फलां को बना सकते हैं। ये तो हमने भी सुना था। हाँ, कि तो, जब आपकी तबीयत खराब थी, जो 2-3 मिनिस्टर जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर है, उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। हुआ था क्या? कब हुआ है? कब हुआ है? मैं पूछ रही हूँ। नहीं हुआ, उनके सूत्र ही ऐसे हैं, बस भगवंत मान के खिलाफ बोलना है। तो मैंने कहा यार 4 दिन अस्पताल गया हूँ, 5 मुख्यमंत्री बना दिया आपने, उत्सर हम भी करने वाले थे। तो ऐसा क्यों करते हो? हमारी पार्टी में कोई धड़ा नहीं है जी, मेरे पास कोई एमएलए का धड़ा नहीं है। तो ये रूमर था जो आपने आके बोला कि इसीलिए कि मैं ही सीएम हूँ। अरविंद केजरीवाल जी दरबार साहब आए थे गोलंडे में, वहां तब भी वो कह रहे थे कि बदलेंगे बदलेंगे, आज बदलेंगे, कल बदलेंगे। उनको पता नहीं क्या खुशी मिलेगी इससे, पता नहीं मिलती होगी, जब व्यू मिलते होंगे उनको, यूट्यूबर्स। हाँ, यूट्यूबर्स हैं। तो मतलब उन्होंने खड़े होकर बोल दिया था खुद ही कि जी ऐसी र्यूमर फैल रही है, हमारा पंजाब में कोई ऐसा धड़ा नहीं है, कोई हमारा ग्रुपिज्म नहीं है, तो हमारा लोग ही धड़ा है। अरविंद केजरीवाल का भी कोई धड़ा नहीं है, लोग ही धड़ा है हमारा। ये काम कांग्रेस और बीजेपी का है। पर कांग्रेस ये भी कहती है मान साहब कि देखिए दिल्ली में सरकार नहीं रही, पर दिल्ली के सरकार पंजाब चला रहे हैं। कौन कहता है जी? कांग्रेस हमेशा कहती है, अभी बोला है 2 दिन पहले। कांग्रेस में 7 मुख्यमंत्री हैं इस वक्त, वहां कार्यकर्ता कम हो गए, मुख्यमंत्री बढ़ गए, वो अपना संभाल लें। वो तो ये भी कहते थे 32 एमएलए हमारे संपर्क में है आम आदमी पार्टी के। मैंने कहा, विधानसभा में बोला था उन्होंने, मैंने कहा अभी पहले तो 17 थे, अब तो 14 रह गए, वो 3 और हार गए। मैंने कहा आप 14 ही इकट्ठे होकर दिखा दो, चलो 32 हमारे वालों की छोड़ दो। आप 14 में से 4 ग्रुप लेके बैठे हो, 3 का मुंह इधर है, 3 का इधर है, 3 का इधर है, इकट्ठे करके दिखा दो। मैंने कहा अभी 7 मुख्यमंत्री उनके यहाँ मतलब काम कर रहे हैं। अभी वो सब कहते हैं मेरी बारी आएगी, मेरी बारी आएगी, मेरी बारी आएगी। ये तो फिर ऐसे बनाना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री मालवा 1, मुख्यमंत्री मालवा 2, मुख्यमंत्री दोआबा, मुख्यमंत्री माजा 1, माजा 2, ऐसे मतलब लोकल मुख्यमंत्री बनाने पड़ेंगे। मान साहब ये क्रिटिसिज्म शुरू से है कि अरविंद केजरीवाल पंजाब चलाते हैं। तो इनका जो क्या नाम है, भूपेश बघेल, वो मोगा से है। वो कहां से आते हैं? वो छत्तीसगढ़ के हारे हुए मुख्यमंत्री हैं। ठीक है ना, पार्टी हमारी नेशनल पार्टी है, उनकी भी नेशनल पार्टी है। हरीश चौधरी कहां से थे? हरीश रावत कहां से थे? उत्तराखंड। फिर कोई राजस्थान, तो कोई ना कोई तो उनका। अच्छा, राहुल गांधी फिर कहां से आते हैं? वो तो अभी कोई प्रधान भी नहीं है ना। बाजवा साहब ने उनको गुलाब का फूल दिया, उन्होंने पकड़ा नहीं है। अपने पार्टी संभाल लें, अपने देख लें, हमारी फिक्र मत करें। हम तो इनके सताए हुए तो हम इस लाइन में आए हुए हैं, आगे ये अच्छे निकल आते हैं, हमें तो पार्टी बनाने की जरूरत नहीं थी। अरविंद केजरीवाल IAS ऑफिसर थे, मैं आर्टिस्ट था, मनीष जी में थे, पत्रकार थे बड़े, कोई एडवोकेट था। हम समाज के हर वर्ग से इकट्ठे हुए लोग हैं। थ्रेट किससे है मान साहब 27 में? किसको? आम आदमी पार्टी को। आप चुनाव लड़ेंगे, हमको क्या थ्रेट है? हमको क्या? आपको कांग्रेस से थ्रेट है, बीजेपी, अकाली, किससे थ्रेट है? नहीं, हमें किसी से थ्रेट नहीं है। हमें ना ही कुर्सी से चिपके रहने की थ्रेट, वो लालच है। पब्लिक है, पब्लिक अगर हम अच्छे काम करेंगे, पब्लिक हमको जो है जैसे उनको उतार के हमको बिठाया है, अगर अच्छे काम करेंगे हमको बिठाए रखेंगे। अगर नहीं अच्छे काम करेंगे तो पहले वालों की तरह हमको उठा के किसी और को बिठा देंगे। पब्लिक है। तो ये इन्होंने कभी पंजाब की बात नहीं की। मेरी बारी आने दो, भगवंत मान की चीख के देखो, मेरी बारी आने दो। इस भगवंत मान के गले में रस्सा डाल के खींच के घड़ी लेके जाएंगे जेल में। फिर भगवंत मान ने क्या बुरा कर दिया यार? 1 रुपए का इल्जाम लगा दो, 1 रुपए का। इनके अभी तक घोटाले नहीं मेरे से संभाले जा रहे। 55,000 नौकरियां दे दी सरकारी, 1 भी रुपया और 1 भी सिफारिश किसी की लगाई हो। मैं आपको लिस्ट देता हूं सारी, आप जाके पता कर लेना। 16 टोल प्लाजे बंद किए। टोल प्लाजे किसने चलाए थे? प्रताप बाजवा ने। और उनकी म्याद खत्म हो चुकी थी, 2-2, 3-3 साल ओवर चल गए थे।
मेरे पास भी वो दिन बढ़ाने के लिए आए थे कि जी कोविड आ गया था, ये हो गया था, वो हो गया था, 400 दिन बढ़ा दो। मैंने कहा 400 दिन मतलब आप 1.5 साल मांग रहे हो सीधा ही। मैंने कहा आपका पहले 2 साल आप ज्यादा चल जाओ, बंद करो आज रात को इसको। 16 टोल प्लाजा बंद हुए, 64 लाख रुपया पर डे बच रहा है पंजाबियों का। और पानी घर जो है वो खेतों में, हर खेत तक पानी पहुंचाने का टीचा रखा हुआ है। थर्मल प्लांट, प्राइवेट थर्मल प्लांट सरकार ने खरीदा है, उल्टी गंगा है ये। आमतौर पे सरकार आती है, अपनी सरकारी संस्थानों को घाटे में शो करके, घाटे का सौदा बताकर अपने दोस्तों मित्रों को बेच देते हैं। रेल बेच दी, भेल बेच दिया, तेल बेच दिया, जहाज बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। हम खरीद रहे हैं। हमारी कोल माइन है पछवाड़ा में, झारखंड में 2015 से बंद पड़ी थी। इधर उधर से कोयला लेते थे महंगा, ताकि उसमें से कुछ बन सके। हमने अपनी कोल माइन चलाई वहां। अभी हमारे पास 27 दिन का कोयला पड़ा है हर थर्मल प्लांट में। पहले यही खबरें आती थी पंजाब में कभी भी छा सकता है अंधेरा, सिर्फ 1 दिन का कोयला बचा, सिर्फ 2 दिन का कोयला बचा। अब खबरें नहीं आती है। मान साहब, अगर इतना सब कुछ कर दिया तो ऐसा जो बस कहते हैं, चलो ऑपोजिशन ही बस बना रहा हो, पर ऐसा क्यों है कि ब्यूरोक्रेसी खुश नहीं है मान साहब से? ब्यूरोक्रेसी काम लेता हूं मैं, खुश कैसे होंगे? पहले उनको हिस्सा मिलता था, ब्यूरोक्रेसी चलाती थी पहले तो। कैप्टन साहब तो कभी बाहर गए ही नहीं। सुरेश देख लेना, सुरेश फाइलें शायद साइन कर देना। मैं एक एक फाइल को साइन करता हूं, पूछ के क्या है, पब्लिक को क्या फायदा है इसका, इससे ये तो नहीं हो जाएगा, तो साइन करूंगा। एक एक फाइल की मॉनिटरिंग करता हूं मैं कम से कम अब तक लाखों फाइलें साइन कर चुका हूं। सुबह 1 घंटा 2 घंटे छोटा हाथी भर के ले आते हैं फाइलों का। एक एक फाइल मैं चेक करता हूं कौन कौन सी है, क्या होगा इससे, कोई गलत मैसेज तो नहीं जाएगा, पब्लिक का नुकसान तो नहीं हो रहा। उन्होंने कभी फाइल ही नहीं देखी। सुरेश देख लेना, छोड़ दिया ब्यूरोक्रेसी पे। अकालीज कहते हैं जो आपने ड्रग्स के खिलाफ मुहिम चलाई है, अपना खुद का फेलियर जो करप्शन है उसको मास्क करने के लिए चला दी है। तो ड्रग किसने चलाई थी? अकाली से पूछो। ड्रग कौन लेके आया था पंजाब में? चिट्टा। 2009 में 1000 से भी कम लड़के थे जो ड्रग लेते थे। 2015 तक 20 लाख हो गए। इनकी सरकार थी। वो आप खुद जो 6-6 साल की जेल काट के आए हैं, वो खुद बता रहे हैं कि हम तो यहाँ एमएलए बनने आए थे जी, अमेरिका कनाडा से, हमको तो फंसा दिया है और हमारी गाड़ी में से चिट्टा दिखा के 6 साल हम जेल में काट गए। और जो मेन सरकारी गाड़ियों में, लाल बत्ती वाली गाड़ियों में स्मगलर जाते थे, नामी स्मगलर घर पे रहते थे। मेरा जिगरी दोस्त ऐसे इंट्रोड्यूस कराते थे उनको। अब जब हमने पकड़ लिए, अब यही कांग्रेसी, जब कांग्रेस में थे भाजपा वगैरह, तो अभी चलो अभी भी कांग्रेस में सुनील जाखड़, ये वो बिट्टू, ये कहते थे बस आज सरकार आने दो। गुटका साहब की कसम खाई थी कैप्टन साहब ने कि मैं 3 महीने में सब स्मगलरों को अंदर कर दूंगा। कहां हुआ? यहीं घूमते थे इसी घर में। वो सरकार कैप्टन की थी, वो इसी घर में रहते थे, मिले हुए थे सारे। तो हमने जब पकड़ लिया उसको, तब सारे उसके पक्ष में आ गए। ये तो लोकतंत्र का हत्या हो गई, ये तो मानवीय अधिकारों की उल्लंघना हो गई। अच्छा, मानव सिर्फ वही है, हम पशु डंगर हैं। जब टीके लगा रहे थे हमारे लाखों बच्चे, तब उनको मानवीय अधिकार नहीं याद आए। लाखों हमारी मां बहनों की चुन्नियों के रंग, उन्होंने चुनरी के रंग रंगले रंग से चिट्टे कर दिए, विधवा कर दी। वो बहनें हमारी 22-23 साल की उम्र में विधवा हो गई, कहां जाएंगी वो? घर बिक गया, सब बिक गया। तो तब उनको तरस नहीं आया। जब उसको अंदर कर दिया तो तब कहते हैं जी ये तो मानवीय अधिकारों की उल्लंघना हो गई। सब मिले हुए हैं, ये जेनोसाइड के केस चलने चाहिए इन पर, नस्लकुशी के। पंजाब का नाम था भंगड़े में, गिद्दे में, कुश्ती में, कबड्डी में, हॉकी में। अब पंजाब का नाम इन्होंने बदनाम करके ड्रग में कर दिया। इमोशनल हो गए आप? पानी पी लीजिए। नरकों में भी ढोई नहीं मिलेगी इनको। ड्रग्स के खिलाफ जो आपकी सरकार ने मुहिम चलाई है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी। नस्ल बचाएंगे तो अगली बातें होगी ना। अगर पीढ़ी ना रही हमारी, क्या करना है पार्टियां बना के, क्या करना है? वोट कौन डालेगा अगर लोग ही ना रहे? खाली कर दिया पंजाब इन्होंने। 9 साल वित्त मंत्री रहा मनप्रीत बादल, एक ही बात कहता रहा, खजाना खाली, खजाना खाली। बच्चे भाग गए यहां से। चलो हाईलाइट्स करो,
कनाडा चलो, ऑस्ट्रेलिया चलो, न्यूजीलैंड चलो, अब उधर से वो निकालने लगे हैं, कहाँ जाएं फिर हम? मैं एक और सीरियस सवाल पूछूंगी पर थोड़ा आपको, क्योंकि आप थोड़े नहीं, ये भावुक मतलब हो गए हैं, तो इन्होंने जेनोसाइड किया है और घरों के घर बर्बाद कर दिए पंजाब के। फौज में भर्ती होने के लिए लड़के नहीं है हमारे पास। सिख रेजिमेंट वाले मेरे पास आए कि हमें मतलब बच्चे नहीं मिल रहे पंजाब से, जो नहीं फेल कर जाते हैं। हैं जी, फेल कर जाते हैं जो बच्चे, जो क्योंकि मैं खुद आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, पंजाब में एक ऐसा वक्त अभी भी है कि बच्चे फेल कर जाते हैं जो फिजिकल टेस्ट फिजिकल टेस्ट नहीं पास हो रहे हैं। कहते जी, उन्होंने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है कि हमें और कम्युनिटी से अदर देन पंजाब हमें सिख रेजिमेंट में भर्ती करने की इजाजत दीजिए, हमारा वो जो है नफरी कम हो रही है। तो ये बातें करेंगे हमारे साथ। इतने बड़े बड़े एम्पायर खड़े कर लिए, मतलब इतने बड़े बड़े इन्होंने आपस में मिलके मतलब ये कौन है जी, ये पहाड़ों में इनकी किसकी है जी, इसकी है जी, बेनामी जमीनें खड़ी कर ली इन्होंने। कहाँ से आया पैसा जी? कितना खा लोगे, कितना ले जाओगे, साथ में लेके जाना है क्या? तो ये तो बड़े बड़े जो, जैसे जगदीश बोला है, वो उसने जमानत पे आया था तब वो बोल गया था कि मैं तो मजीठिया के लिए काम करता हूँ। तो किया किसी ने? कुछ नहीं किया। हमने पूरा पक्के, क्योंकि उनको पता था कि हमें क्या करना है, हम दोनों ही हैं, ये आएंगे, कांग्रेस आएगी तो उनके साथ समझौता है, चाचा जी हैं हमारे, इधर आएंगे तो हमारी सरकार ही है। तो जब मैं आ गया तो मैं तुमको कुछ नहीं कहूंगा, तुम आ गए तो मुझको कुछ नहीं। मान साहब, क्योंकि आपकी आंखों में आंसू आ गए थे, मैं 2-3 सीरियस सवाल पूछूंगी, पर उससे पहले एक सवाल पूछूंगी जो आपको डेफिनेटली थोड़ा तो स्माइल लेके आएगा। नहीं कोई बात। अब अपनी 1.5 साल बच्ची के बारे में बताएं, कितना खुश करती है आपको? जी, नियामत बहुत प्यारी बच्ची है जी, और पूरा बातें करती है। मुझे कुछ दोस्त मित्र पूछते हैं, नियामत बोलने लगी। हाँ। मैंने कहा आजकल तो चुप रहना सिखा रहे हैं। तो बहुत क्या बुलाती है आपको? पापा, पापा कहती पहले, पापा, मम्मी, पापा। अभी क्या है ना, जॉइंट फैमिली में ऐसा होता है कई बार। हाँ। कि जो बड़ा भाई होता है उसके बच्चे अपने पापा को पापा कहते हैं, छोटे बच्चे भी उसको बड़ा पापा, बड़े पापा, छोटे पापा, अपने पापा को छोटे पापा या चाचा कहने लगते हैं। अभी यहाँ क्या है कि जो भी दोस्त मित्र आते हैं या कोई गेस्ट आते हैं, वो मान साहब कहते हैं। तो वो पता नहीं कहाँ से सीख गई, 3-4 दिन से ना वो मुझे कहने लगी मान साहब। मैंने कहा तू तो पापा कह ले, मान साहब कहने वाले। तो उसकी जिंदगी खुशहाल आपको दिल खुश रखती है पूरा बच्चों के साथ। और ये उम्र ही ऐसी है, 1.5 साल की लगभग उम्र है, और घर भागती फिरती रहती है, और उसके पीछे पीछे वो बड़े भी बच्चे बन जाते हैं। तो उसको टाइम मिलता है आपको उसके साथ? अभी मिला है टाइम, जब घर पे मीटिंग्स लेते हैं, क्योंकि अभी तो सुपरविजन का काम चल रहा है। मीटिंग्स लेते हैं, काम करते हैं, वर्चुअल मीटिंग हो जाती है तो मिल जाता है। पहले बहुत कम मिला था टाइम, तो अभी बड़ी भी हो गई, अब स्कूल का भी देखना पड़ेगा। 1.5 साल की है, अब कहाँ स्कूल टाइम लगेगा? नहीं फिर भी मैंने कहा कि लेट से लेट करेंगे स्कूल। हाँ। ताकि यहाँ ये भी स्कूल ही है ना, घर पे जितना सीखेगी वो। वही सही कह रहे हो। सो मदर इज द फर्स्ट टीचर आल्सो। हाँ। सो दादी है, नानी है उसकी। डॉक्टर साहिबा कैसी हैं आपकी? डॉक्टर साहिबा बिल्कुल ठीक है। और दादी नानी का प्यार मिल जाए ना इस जमाने में, उससे बड़ी कोई नियामत नहीं हो सकती नियामत के लिए। आपकी जो मदर हैं उनको तो बहुत खुश रखती होगी एक छोटी सी बच्ची। हाँ जी, मेरी मदर जो उसकी गुरप्रीत की मदर। हाँ। वो बुजुर्ग जो हैं वो हमें भी तो दादियों ने पाला है, कहानियां सुना सुना के, है ना। हाँ, वो ब्लेसिंग है, वो तो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है आपकी, जो आपको बड़े होके पता चलता है कि ये कैसे कहाँ से हम गेन कर गए। तो दादियों के गोद में, नानियों की गोद में पलने वाले बच्चे जो हैं वो जल्दी सियाने भी हो जाते हैं, जिम्मेदार भी हो जाते हैं। चलिए अब मैं सीरियस क्वेश्चन पे वापस आती हूँ। नहीं कोई बात नहीं। आप कह रहे हैं कि आपने जो पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ मुहिम चलाई, करप्शन नहीं है, ब्यूरोक्रेसी इसीलिए नाखुश है क्योंकि काम हो रहा है और काम करवा रहे हैं आप, नाखुश तो नहीं पर जो एटलीस्ट ऑपोजिशन के चार्जेस हैं। पर मान साहब, आपके खुद के एक एमएलए हैं जो गोली चलाकर खुद फरार हैं, रेप के चार्जेस हैं अगेंस्ट उनके। एक एमएलए हैं जिनके खिलाफ मॉलेस्टेशन के चार्जेस हैं। कैसा देखते हैं उस सबको? देखो, मर्डर वाले तो हम वो पार्टी में अभी आए नहीं थे जब उनका केस चल रहा था, तो लेकिन पार्टी में हमारे अगर हमें पता चलता है कि कुछ गलत हो रहा है कोई बंदा, हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाते उसको, मतलब या तो
उसको बोल देते हैं कि आप मेन लाइन से साइड हो जाइए भाई साहब। ये काम करने नहीं आए थे हम कि हम भी कोई करप्शन करें या कोई मतलब कोई पैसे कमाने वाला या इधर उधर से कोई फंड लेने का या कोई पार्टी के नाम पर या किसी के नाम पर, तो हम उसको ज़्यादा देर टाइम लगाते नहीं है कि आप भाई साहब आप पे ये आ गया, साइड पे हो जाओ, इस्तीफा दे दो। इस्तीफा भी लिया हमने, कहीं कहीं इस्तीफा भी लिया कि इस्तीफा दे दो, क्योंकि हम ये काम करने नहीं आए थे कि अच्छा कई बार क्या होता है ना, पार्टी नहीं है अभी, अब हम अपनी तरफ से तो अच्छे लोग लेके आए हैं, अब दिल में तो किसी के हम घुसे नहीं हैं। अगर मैंने डॉक्टरों को भी कहा था जब वो करे थे ना मेरा एको, तो कहते आपको आज आपका दिल दिखाएंगे, तो वो ऐसे ऐसे वो स्क्रीन पे थे। मैंने कहा डॉक्टर साहब कोई ऐसी मशीन नहीं आई अभी तक जो ये बता दे कि बंदे के दिल में क्या है कि दिल में उसके खोट है या दिल का अच्छा है। मैंने कहा अगर ये वाली मशीन आ जाए ना, सबसे पहले मैं खरीदूंगा जी उसको, ताकि बंदे को थोड़ा दिल से पता कर लें यार दिल में क्या है। अब दिल में क्या है ये पता नहीं है, कई बंदे आए जल्दबाजी में चले गए, अब पछता रहे हैं। पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट पेशेंस। खड़े रहो अपने अड्डे पर, कोई ना कोई बस तो रुकेगी, लेकिन उनको ये रहता है उधर ज़्यादा बसें रुक रही हैं, उधर चले जाते हैं। जो उधर सवारियां खड़ी हैं जिनकी वो बस है असली, वो आपको क्यों चढ़ने देंगे जी उसमें, वो उधर से भी नहीं चढ़ने देंगे जब तक इधर आओगे। इधर वाली बस जो यहाँ सवारियां थी उनको लेके चली जाती है। ये आप सही कह रहे हैं, क्योंकि 2014 में जब आम आदमी पार्टी के सिर्फ 4 MP थे, जो 3 हैं वो तो कहीं और ही हैं अभी, जो हाँ जी। 1 थे तब जो आप हैं, आज आप CM हैं। तो गेम ऑफ पेशेंस जो आप कह रहे थे पे ऑफ हुआ है आपके लिए। मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि इस लेवल पे अरविंद जी या हमारी पार्टी मुझे मौका देगी और इतना विश्वास मेरे पे करेंगे। शायद उन्होंने मेरे भी इम्तिहान लिए होंगे हमारी पार्टी किस्सा में। तो सुना दीजिए इम्तिहान का। नहीं वो कह के ना अरविंद जी का एक स्टाइल है काम करने का। बहुत गुस्सा करते हैं कि हमने तो ये सुना है। नहीं गुस्सा नहीं करते, गुस्सा नहीं करते। नहीं बॉस हैं, उन्होंने पार्टी बनाई है, डायबिटीज होने के बावजूद भी 20-25 दिन का अनशन रख के, जब डॉक्टर कह रहे थे कि सेहत खतरे में, जान खतरे में, अनशन करके उन्होंने अपने हक मांगे। सेंस ऑफ ह्यूमर है। पॉलिटिकली करेक्ट आंसर मत दीजिए, सेंस ऑफ ह्यूमर है अरविंद केजरीवाल का। हाँ हाँ हंसते हैं बहुत, हमसे हम हैं, हंसते रहते हैं बहुत हम तो। मेरे आने से थोड़ा और हंसी बढ़ गई है, क्योंकि व्यंग होता है, कुछ ना कुछ बातचीत चलती रहती है। तो हमारा क्योंकि हम ऑलमोस्ट एज मेट हैं सारे। हाँ। संजय सिंह, मनीष सिसोदिया। सबसे ज्यादा किससे बनती है आपकी पार्टी में? सबसे बनती है मेरी, सबसे बनती है? सबसे बनती है संजय भाई। संजय भाई से ज्यादा बनती है? मनीष भाई, क्योंकि संजय भाई मेरे साथ ज्यादा देर रहे हैं यहाँ, पंजाब के भी प्रभारी रहे वो। हाँ। उसके बाद फिर पार्लियामेंट में भी रहे जी। अरे हाँ, हाँ। ना, तो मनीष भाई, अरविंद जी, हमारा एक परिवार है, हम एक दूसरे के परिवार में दुख सुख में जाते हैं। तो आपने देखा होगा जब हर्षिता की शादी थी अरविंद जी की बेटी की, तो हमको सबको एक थीम दिया गया था कि नाचना है, ये खुशी मनानी है, घर पे खुशी आई है, तो बड़े खुल के हमारी वीडियो भी आई। बिटर स्वीट टाइम, हाँ वीडियो भी आई आपकी। पर मान साहब वो थोड़ा एक बिटर स्वीट टाइम था, आप दिल्ली हार गए थे, शादी थी, पर आपके हिसाब से मान साहब, क्योंकि आप खुद एक चुनाव लड़ेंगे 27 में, दिल्ली क्यों हारे आम आदमी पार्टी? राजनीति में देखो नई पार्टी है, राजनीति में चलता रहता है अभी कि अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन। वो कहते हैं ना अप्स एंड डाउन्स आर पार्ट ऑफ लाइफ, इवन स्ट्रेट लाइन ऑफ ECG इज कॉल्ड डेट। ऐसे ऐसे है तो जिंदगी है, ऐसे हो गई वो लाइन तो डॉक्टर कहते हैं ले जाओ जी इसको घर पे, अब इसमें कुछ नहीं है। तो हम तो एक 10 साल पुरानी पार्टी, 12 साल पुरानी पार्टी है हमारी। तो आप सोचिए कांग्रेस के बारे में, 1885 में कांग्रेस बनी, 1930 में पहली मेयर की इलेक्शन जीती, जब तक महात्मा गांधी जी भी आ चुके थे। 45 साल बाद 1958 में जनसंघ बना, 84 में 2 सीटें आई MP की। 26 साल बाद हमारी पार्टी 10 साल, अभी 12 साल पुरानी पार्टी है, 2 स्टेटों में हम 2 बार
दिल्ली में 2 बार हमारी सरकार, पंजाब में हमारी फुल स्टेट में हमारी सरकार, 7 हमारे राज्यसभा के पंजाब से, 3 लोकसभा के पंजाब से, 3 दिल्ली से राज्यसभा में, गुजरात में हमारे 5 एमएलए, गोवा में हमारे एमएलए, मध्य प्रदेश में हमारा मेयर, मतलब चंडीगढ़ में हमारा मेयर था। तो इतनी अचीवमेंट शायद किसी पार्टी ने इतना फास्ट नहीं की होगी अचीव। तो हम इसको अगर माने पॉजिटिव माने तो हार जीत चलती रहती है। हम मनमोहन सिंह जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के, मानते हैं ये? जी मानते हैं। इतने बड़े अर्थशास्त्री, उनको पूरी दुनिया प्यार करती है उनको। फ्रांस वाले कहते हैं हमारा बजट बना दिया करो जी। तो वो कभी लोकसभा में जीत के नहीं आए जी, राज्यसभा में ही रहे। एक बार दिल्ली से वो लड़े थे, हार गए। तो मतलब ये राजनीति है। यहाँ क्या है कि लोगों का मूड क्या है, लोग क्या देखते हैं, हर इलेक्शन का अपना अपना सिनेरियो होता है। वही सीटें हम 92 की आंधी में हार गए, वही सीटें में बाद में अब जीत गए। गिदड़बाहा, चब्बेवाल, डेरा बाबा नानक, 3 सीटें बढ़ गई हमारी। तो उस बेंचमार्क से मान साहब, क्योंकि जो अभी 27 का चुनाव है, आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी के अस्तित्व के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव होगा जीतना? क्योंकि अगर पंजाब हार गई आम आदमी पार्टी, तो कहते हैं जो आंधी की आप बात कह रहे थे, फिर ये एक स्टार्टअप हो जाएगा, पॉलिटिकल स्टार्टअप, जो 12, 13, 14 साल चला और फिर बैठ गया अगर हारे तो। देखो बात ये, मैं नेक्स्ट इलेक्शन के बारे में, मैं नेक्स्ट जनरेशन के बारे में सोचता हूँ। इस संकट में हम अगर हमने पंजाब को दोबारा खड़ा कर दिया बहुत जल्दी, तो मेरे ख्याल में पब्लिक का जो है इससे बड़ा पुण्य का काम कोई और नहीं होगा। सारी जिंदगी यही याद रखूंगा कि संकट आया था एक, मैं उस समय इंचार्ज था। तो मतलब जैसे फौज के आप मिलिट्री बैकग्राउंड से हैं, फौज के जो जितने ब्रिगेडियर कर्नल्स हैं उनके पास यादें हैं पुरानी कि हमने एक लड़ाई लड़ी थी। वो लड़ाइयों का हमें नहीं पता। एक बार पाकिस्तान के साथ ये हुआ था, मेरे पड़ोसी रहे मोहाली में ब्रिगेडियर बलवीर सिंह, जो मतलब अभी ही इज 95 नाउ, और जो यादें उनके पास पड़ी हैं तो वही यादें मैं रख लूंगा। पब्लिक है, 27 में हम अपना अस्तित्व बचाने के लिए नहीं, पंजाब का अस्तित्व बचाने के लिए अभी लड़ाई चल रही है। पंजाब बच गया तो हम बच गए, पंजाब के साथ ही जिएंगे हम, पंजाब के साथ ही मरेंगे। तो दिल में पंजाब है, तो ये तो पब्लिक बताएगी। लेकिन हम अपनी तरफ से पार्टी का प्रोग्राम या कैंपेन में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। वो एक शेर है कि माली दा कम पानी पाना, पर मशकां पावे, मालिक दा कम फल फूल लाना, लावे या ना लावे। अब फल फूल लगाना तो मालिक का काम है, वो डेमोक्रेसी में मालिक लोग हैं, लेकिन मालिक का काम है पानी देना अपनी तरफ से। सो मैं अन्ना ते तिलकन रास्ता देवे कौन संभाला, धक्के देवन वाले बहुते, एक तू हाथ पकड़न वाला। अंधा भी हूं और रास्ता भी बहुत ही मतलब फिसलन वाला है, और धक्के देने वाले भी बहुत हैं, गिराने वाले। तो इसमें इस ऐसे हालात में कौन मुझे सहारा देगा? तो वो कहता है तू हाथ पकड़ने वाला, भगवान वाहिगुरु परमात्मा। पर मान साहब, इस बार सुना है कि जो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन जो हुए, जो पंजाब के एमपी से, उन्होंने आम आदमी पार्टी का हाथ नहीं पकड़ा। उन्होंने मतलब एटलीस्ट ये बस तो है मान ये साहब, देखो ये पंजाब एमपी ने क्रॉस वोटिंग की है, या उन्होंने यही बातें हैं जो हम यही बातें जो हमको कांग्रेस से दूर ले गई। हाँ जी, वो अपने गिरेबान में नहीं देखते। हमने हमारे एमपीज को, 2 एमपीज को, सीचेवाल साहब को और अपना अशोक मित्तल जी, इनको स्पेशली पानी में से निकाल के हमने कि जी 2 घंटे निकाल लीजिए, 4 घंटे निकाल लीजिए, इलेक्शन है, वहां दिल्ली जाना है आपने। स्पेशली गाड़ियां इनको करवा के दी, अगर फ्लाइट करने फ्लाइट करवा देंगे। बाबा जी तो बिल्कुल पानी में थे, सीचेवाल साहब तो वो तो कई वातावरण प्रेमी, किश्ती में वापस बुला के उनको वोट डलवाने के लिए उसी रात फिर वापस। पर जब वहां पर वो सीक्रेट बैलेट पे गए, आपको लगता है कि वोट आप ही के? नहीं, हमने जो आपने बोला था वहीं गए। हमारी तरफ से कोई क्रॉस वोटिंग नहीं हुई है जी, अपने गिरेबान में देख लें। इनके तो 115 तो इनके अभी भी बीजेपी के एमपी हैं, कांग्रेस के
240 में से 115 बीजेपी में गए हुए हैं, कांग्रेस के। फौजों का जर्नैल बीजेपी में, इनके अपने ग्वालियर का राजा बीजेपी में, इनके अपने एमपी साहब यहां से पंजाब में बीजेपी में। तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि आपके एमपीज ने क्रॉस वोट नहीं किया? हम ऐसी पॉलिटिक्स करने आए ही नहीं। तो किसने ये फैलाया है? कांग्रेस को ऐसे ही लगता रहता है, कांग्रेस नहीं चाहती कोई तीसरी पार्टी आए। तो चलिए, स्वाति मालीवाल जी तो उन्होंने नहीं किया। हाँ, वो तो जो जिनका हमारे साथ विचार नहीं मिलते, मैं उनकी तो गारंटी लेता नहीं हूं, पर बाकियों की लेते हैं। बाकी लेता है। मतलब कांग्रेस की एक दिक्कत है कि वो दूसरों पे शक करते रहते हैं, ये उसकी बी टीम है, ये उसकी सी टीम है, ये उसकी ए टीम है। भाई साहब, तो आप तो देश की ए टीम ही हो, तो ए टीम बन जाओ, हम तो आपके साथ ही हैं। पर आप साथ कहाँ हैं? आपने तो छोड़ दिया इंडिया अलायंस। तो हमने उनके साथ व्यवहार देख लिया ना, क्या करते हैं वो। आखिरी दिन तक नहीं बताते कि कौन लड़ेगा यहां से। आपको पता है कि कितने सिंसियर हैं वो। यूपी में अखिलेश जी के साथ इनका अलायंस था, तो किसी सीट के लिए उनका थोड़ा हो गया कि ये सीट हम लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा ये सीट समाजवादी पार्टी की है, तो हमें लड़ने दो। नहीं, कहते हम लड़ेंगे। तो उन्होंने कहा आपके पास बंदा है, कौन है? कहते जी अभी हम बताते हैं। शाम तक उसको बंदे की लिस्ट दे दी कि ये लड़ेगा। तो अखिलेश ने कहा कि ये बंदा लड़ नहीं सकता। कहते क्यों? कहते इसको मरे हुए 9 साल हो गए। कुड यू बिलीव दैट? कि उनको ये नहीं पता कि बंदा मर गया या बंदा जिंदा है। ये आपको कैसे पता? कि ये अखबार में भी है, अखिलेश ने बताया मुझे। आप पोल खोल रहे हो अखिलेश जी की? हाँ, नहीं, वो तो अभी भी इंडिया अलायंस के साथ नहीं है, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं, लड़े हैं। मैं तो, अखिलेश है, तेजस्वी है, अभी अभिषेक भी आ रहा है ऊपर निकल के टीएमसी की तरफ से। तो यूथ को आगे आना चाहिए, अच्छे लड़के अगर आते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इन बातों से लेकिन प्रॉब्लम ये है, कांग्रेस ये नहीं चाहती कि देश में कोई तीसरी पार्टी आ जाए नेशनल लेवल पे। वो कहते इससे तो बीजेपी को जिता लो, तीसरा नहीं आना चाहिए। इसीलिए आपने छोड़ दिया इंडिया अलायंस। अब क्या करें हम? गुजरात में क्या किया इन्होंने? हमारी सीट, हमारा एक एमएलए वो डिच कर गया, बाई इलेक्शन आ गई, उसकी एमएलएशिप खत्म हो गई, बाई इलेक्शन आ गई, तो वो सीट हमारी थी, कांग्रेस के अलायंस में लड़े थे। कांग्रेस को कहा कि ये सीट हमारी, आप वहां से हमारा साथ दो। उन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया बराबर। इसका मतलब बीजेपी की हेल्प करना चाहते थे वो, लेकिन हम फिर भी जीत गए। तो फिर अपने बलबूते भी, पंजाबी में कहते हैं कि आप मरे बिना कोई स्वर्ग में नहीं जाता, खुद मरना पड़ता है। तो अपने बलबूते भी चलेंगे जी, किसी की सहारे या किसी की विसाखियों से नहीं चलेगा काम। दृढ़ इरादे होने चाहिए, जज्बा होना चाहिए, लोगों के सेवा करने का आपके मन में इरादा है तो कोई रोक नहीं सकता। मान साहब, आप स्पोर्ट्स बहुत खेलते थे, वॉलीबॉल के चैंपियन रहे हैं। क्रिकेट मैच है अब, इंडिया पाकिस्तान एशिया कप देखेंगे? नहीं, मतलब मुझे दुख इस बात का है कि डबल स्टैंडर्ड अपनाया जा रहा है पाकिस्तान के सिलसिले में। ननकाना साहब में तो हमारी संगत माथा टेकने जा नहीं सकती, कहते पाकिस्तान के साथ संबंध खराब है। ट्रेड जो है वो कराची से गुजरात और कराची से मुंबई पोर्ट पर चल रहा है, हमारा वाघा बॉर्डर बंद है। और खेल चल रहा है, दिलजीत की फिल्म नहीं रिलीज हो तो कि इसमें पाकिस्तान का आर्टिस्ट है कोई, वो भी पहलगाम के दुखद घटना से पहले की शूटिंग है वो। अगर आप ये फिल्म जो है, मूवी जो है वो सिनेमा में लगी तो दिलजीत देश का गद्दार हो गया। अब ये देशभक्ति के सर्टिफिकेट हमको ये देंगे कि कौन देशभक्त है, कौन देश का गद्दार है। हमका कितना नुकसान हुआ है जब पार्टीशन हुई, 10 लाख कैजुअल्टीज हैं। हमारे नाने नानियां पता नहीं कैसे छुपते छुपाते आए, बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चियों को छुपते छुपाते लाए। कई बार तो खतरा इतना बढ़ जाता था कि बच्चियों को खुद ही माँ बाप ने गला दबा के इज्जत प्यारी है, मार के भी आ गए। क्या करें? तो इतनी कैजुअलिटी के बाद हमें आप दे रहे हो देशभक्ति के, तो नहीं देखेंगे, नहीं खेलना चाहिए। नहीं, खेलने नहीं चाहिए था। वो ये क्या हुआ कि हाथ नहीं मिलाया जी, क्या बात है जी, हाथ नहीं मिलाया। अगर दाएं खेलते तो क्या फर्क पड़ता? क्रिकेट जरूरी है क्या? बीसीसीआई के पास पैसा कम है क्या? कोई घाटे में चले जाएंगे? हाँ, दिलजीत का प्रोड्यूसर घाटे में चला जाए, संगत जो है वो मानसिक घाटे में चली जाए, लेकिन क्रिकेट बोर्ड नहीं घाटे में होना चाहिए। उस पर भारत पाकिस्तान के मैच पे बहुत सट्टे लगते हैं, पैसे बनते हैं, वो अपने को घाटे में नहीं लेके जाना चाहते। तो इससे डबल स्टैंडर्ड है, या तो सारा बंद कर दो या सारा खोल दो। तो क्या करें, अब उनका अपनी मर्जी है, लेकिन लोग सब देख रहे हैं
कि 4 दिन सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे फौज का जनरल कह रहा है कि चाइना से लड़े थे हम, पाकिस्तान से तो लड़े ही नहीं, और हमारे साहब चाइना जा रहे हैं उनके साथ मिलने के लिए। कौन सा देश है जी जो हमारे साथ खड़ा था? फॉरेन पॉलिसी बता दीजिए मुझे, मुझे भी हक है, मैं देश का नागरिक हूं। फॉरेन पॉलिसी बता दीजिए, कौन सा देश था? तुर्की हमारे साथ खड़ा? नहीं खड़ा। अमेरिका हमारे साथ खड़ा? नहीं खड़ा। चाइना हमारे साथ खड़ा? नहीं खड़ा। इवन श्रीलंका से नहीं बनती, बांग्लादेश से नहीं बनती, नेपाल से नहीं बनती। कोई ऐसा देश दे दो जिसने कहा जी हम अब आपके साथ हैं। और घूमने के लिए रखे हुए हैं। ये तो कोविड आ गया, वरना एक चक्कर और हो जाता धरती का। कोविड की वजह से प्रधानमंत्री को यहां रहना पड़ा देश में, वरना मतलब मुझे पूछ के जाना पड़ता, दिल्ली हैं देश में? कहते आ जाएंगे, आज शाम को आ जाएंगे। कहाँ गए हुए हैं? ऐसे ऐसे देश है ना जिनके नाम ही नहीं सुना, कलवेशिया, नकलवेशिया, पपुआ गुनुआ, टकुआ, चिचुआ, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं। जहाँ 140 करोड़ लोग रहते हैं उनके दुख सुन लो जी, बेरोजगारों के दुख सुन लो जी। तो क्या करें? राहुल गांधी ने बोला है जेन जी के बारे में, जो नेपाल में हो रहा है, कि वोट चोरी के नाम पर जेन जी को खड़ा होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना चाहिए। सही बोला है? जो नेपाल में हुआ है वो तो उनके अलग हालात थे, वो तो बहुत ही एक्सट्रीम चरम सीमा पे पहुंच गए थे कि मतलब या तो बिल्कुल ही गरीबी या बिल्कुल ही अमीरी, मिडिल क्लास तो है ही नहीं। लेकिन राहुल गांधी को अपने ऑपोजिशन लीडर हैं, वो अपने आप पे यकीन नहीं है कि हम कर सकते हैं। जनजी का सहारा मतलब आगे हम पब्लिक को लगाएंगे गोलियां हैं आगे से, तो हम पब्लिक का आगे आ जाए, मैं पीछे रहूंगा। नेल्सन मंडेला को किसी ने पूछा था कि नेता कब मानते हैं लोग? नेल्सन मंडेला का जवाब था, जब कौम पे खुशी हो, खुशी मनाने का कोई अवसर हो, तो पब्लिक को आगे करो, लेट देम एंजॉय। उनको खुशी मनाने तो खुद पीछे हो जाओ। जब कौम पे कोई भीड़ आ जाए, कौम पे कोई दुख आ जाए, आपदा आ जाए, तो खुद आगे लगो, पब्लिकों को आओ पीछे आओ, हम इस समस्या को ओवररूल कर देंगे, इस समस्या को खत्म कर देंगे, तब लोग आपको नेता मानते हैं। यहां जब कोई बिल आता है, डिबेट का समय आता है, जब कोई बड़ा देश में कोई आंदोलन चल रहा है, तब वो इटली चले जाते हैं। कहां ढूंढे उनको? हमने तो झेला हुआ ये। तो मतलब मरने के लिए पब्लिक को रखी हुई है, आप क्यों नहीं खुद करते? खुद आगे बढ़ो, साथ है, सारा देश साथ दे रहा है। संविधान बचाने के लिए, देश बचाने के लिए हम भी साथ आ जाते हैं। तो यही कह सकता हूं अब कि किसी और का सहारा नहीं लेना चाहिए, खुद लड़ना चाहिए। लोगों ने उन जिनको जेंजी बोले, उन्होंने वोट डाल के हमको आगे किया ना। उनके प्रतिनिधि बनो, फिर उनकी तरफ से बोलो, उनकी तरफ से लड़ो, खुद खाओ लाठियां, खुद दो धरने, खुद बैठो धूप में, खुद बैठो सर्दी में। तो मतलब हर काम के लिए लोग रखे हुए हैं कि आप आगे चलो जी, और जब वोट आए मुझे दे दो जी, ये नहीं होता। आखिरी 2 सवाल मान साहब, पूरे करियर में, पर्सनल लाइफ में अभी तक कोई रिग्रेट है? नहीं, ऐसे तो जिंदगी दुखों सुखों का नाम ही जिंदगी है। तो पर कोई रिग्रेट है ये नहीं करना चाहिए था, या ये हो गया, ये रिग्रेट है? मतलब पर्सनल लाइफ में तो ज्यादा नहीं है कि वो तो जैसे भगवान चलाता है, विधियां बनी हैं। मैं तो मानता हूं इस बात को कि स्क्रीन प्ले लिखा हुआ है, जहां जाना है। ना तो कॉमेडियन बनने के बारे में सोचा था, ना ही पॉलिटिक्स में आने के बारे में सोचा था, ना ही चीफ मिनिस्टर तो कभी सपना भी नहीं आया था। तो वो जो जहां ले जा रहा है, खुद बल भी दे रहा है। वो कहते हैं जो चोंच देता है वो चोगा भी देता है। चिड़िया की चोंच छोटी होती है, उसका चोगा जो है ऊपरी पड़ा होता है। कुछ इतनी बड़ी चोंच वाले भी होते हैं, उन्हें पानी में से बीच में से मछली निकालनी होती है। तो ये कोई रिग्रेट नहीं है? कुछ तो होगा मान साहब। हाँ, रहता है कोई ना कोई तो जिंदगी में कमी रहती है। इस जहां में किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन नहीं मिलती, किसी को आसमान नहीं मिलता। चलिए, ये आप अपने आप पर्सनली आंसर करेंगे। पर एक सेकंड, लास्ट क्वेश्चन, अगर भगवंत मान जो सीएम है अभी पंजाब के, हिस्ट्री में से किन्हीं 3 लोगों को डिनर पे बुलाना हो, किन को बुलाएंगे? कैसे पॉलिटिशियन या जो आपके मन करे, कोई भी हिस्ट्री में से। अगर आपको आज भगवंत मान को दावत देनी हो डिनर के लिए, हिस्ट्री में से किन्हीं 3 को, वो कौन होंगे? नेल्सन मंडेला जी,
जिन्होंने अपने लोगों की लड़ाई लड़ी। और भारत में से शहीद आजम भगत सिंह, अगर वो बैठ जाएं साथ में, अब हाँ, ये पगड़ी भी उनकी वही। और अगर थोड़ा महिला भी सोचिए कोई। मैं वही सोच रहा था कि उसमें अगर जिन्होंने योगदान दिया, या कोई कमेडियन ही सोच लीजिए, थोड़ा तो बहुत हेवी कॉन्वर्सेशन हो जाएगी भगत सिंह जी और ऐसा सवाल कभी आया नहीं मेरे सामने, लेकिन कोई बात नहीं। तो माई भागो या झांसी की रानी, जो मतलब जो रोल मॉडल हैं हमारे नारी शक्ति के लिए, तो उनके साथ बैठे हैं तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और बहुत उम्र इंटरेस्टिंग बढ़ जाती है। कॉन्वर्सेशन होगी। दिमागी तौर पे 50 साल बड़े हो जाते हैं। और खाने में क्या सर्व करेंगे? खाने में जो पंजाबी खाना। पंजाबी हो तो पंजाबी। एक तो बात है, बहुत बढ़िया खाना है पंजाब का। पर मान साहब बहुत शुक्रिया कि आप हमसे जुड़े। पर अगर आप एक पार्टिंग शॉट देना चाहें, क्योंकि एक आपदा का वक्त है, या कोई पर्सनल मैसेज देना चाहे, मैं यही कहूंगा पूरी दुनिया में बसते पंजाबियों को भी, देश के नागरिकों को भी, उद्योगपतियों को, चैरिटेबल्स को, आर्टिस्टों को, कि आपदा का समय है, पंजाब के साथ हाथ से हाथ मिला के खड़े हों। पंजाब जल्दी खड़ा हो जाएगा। पंजाब को जो है संकट को छोटा करना आता है। और मिशन चढ़ती कला का मतलब है मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी हौसले बुलंद, और अंधेरे में भी, हर किस्म के अंधेरे में भी उम्मीद का दिया जगा के रखना। rangla.punjab.gov.in पे जाइए। जो आपका 10 रुपये भी देंगे आप, वो भी हमारे लिए 10 करोड़ के बराबर है। जितना आपका दिल करता है वो पब्लिक तक पहुंचेगा। स्कूल बनेंगे, दोबारा सिलेबस की किताबें देनी हैं, दोबारा घर चलाने हैं, तो उसके लिए मदद करें। चलिए, आई होप आपकी विश पूरी हो, आपको बहुत सारा पैसा मिले पंजाब को फिर से बनाने के लिए, एंड आई होप यू गेट गवर्नमेंट हेल्प ऑल्सो। बट थैंक यू मान साहब, आपने सारे सवाल लिए, हमसे बात की। वी विश यू गुड लक इन गुड हेल्थ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू।